नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग तरह का जो पांडु रोग है, जिसको हम मॉडर्न भाषा में मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं सब लोगों को होस्ट बना देता हूं, सेटिंग अच्छा से करके फिर हम लोग मेगालोब्लास्टिक अनीमिया पे बात करने वाले हैं। पांडु का ही टाइप है जैसे, लेकिन इसमें क्या अलग चीज है, खून की कमी तो ये भी इसमें भी रहती है। आज हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और आयुर्वेद की चिकित्सा पर भी बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ ताकि आप लोग अगर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। सभी को मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ। और मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है और खून बन नहीं पाता है। प्रकर्सर सेल्स जो आरबीसी प्रोडक्शन करते हैं वह हो नहीं पाता है। तो मैं अभी अपने आप को थोड़ा हटा देता हूँ और आप लोग स्लाइड शो के उससे देखिए और फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 1 मिनट रुक जाइए। जो चीजें हम दिखाते हैं ना वो याद रहती है। ऐसे तो मैं सुनाने को सुनाते ही रहूंगा, लेकिन आप लोग ये देखते रहिए। तो अभी मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया जो है वह क्यों होता है,
तो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आर द डेफिशिएंसी ऑफ आइदर कोबैलामाइन, विटामिन बी 12 और फोलेट, विटामिन बी 9। इसके डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। लेकिन ये क्या होता है, किस लिए होता है, इसको क्या, इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है जब विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है? तो हम लोग अभी देखते हैं, रुकिए। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है, यह क्या होता है, एक मिनट रुकिए। तो इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली लार्ज, मतलब बड़े बड़े ब्लड सेल बन जाते हैं, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल ब्लड सेल्स दैट डू नॉट फंक्शन नॉर्मली। अभी यहाँ पे सेल्स बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। उसी तरह से बोन मैरो, द सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल फाउंड इन इनसाइड द सर्टन बोन, प्रोड्यूसेस द मेन ब्लड ऑफ द बॉडी, रेड ब्लड सेल, white blood cells and platelets. All three cell lines may be affected in megaloblastic anemia. Anemia is a condition characterized by low levels of circulating red blood cells. अब क्या है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल भी एबनॉर्मल हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी हो रहे हैं, प्लेटलेट भी हो रहे हैं। और जो बोन मैरो जो रहता है, सरक्त मेद, जो हमारे ग्रंथों में आचार्य लोगों ने सरक्त मेद बोला है, बोन मैरो, वह कहाँ पाया जाता है? तो बोन्स के अंदर पाया जाता है। तो वह अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बड़े बड़े सेल्स हो रहे हैं जो शरीर को नुकसान कर रहे हैं, अच्छा नहीं है वो। रेड ब्लड सेल्स आर रिलीज फ्रॉम द बोन, फ्रॉम द मैरो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वेयर दे ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू टिश्यू। अब ये रेड ब्लड सेल्स जो है, वो ऑक्सीजन को हर एक सेल और टिश्यू को देते हैं, यही ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं। डेफिशिएंसी इन हेल्दी फुल मैच्योर्ड रेड ब्लड सेल्स कैन रिजल्ट इन फटीग, paleness of the skin, light headedness and additional findings। मतलब अगर ये हेल्दी रेड ब्लड सेल नहीं है, जो साइज में चाहिए उससे वो बड़े हैं, उससे फिर खून का क्या मतलब है, बड़े बड़े सेल्स हो गए, क्या मतलब है? तो उससे थकावट आती है, खून नहीं मिलेगा तो पेलनेस आएगा, सिर में बहुत हल्कापन लगेगा और बहुत हैवीनेस लगेगा। हैवीनेस का मतलब है कि सर दर्द रहेगा, लाइट हेडेडनेस रहेगा, और बहुत सारे और भी चीजें पाई जाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है सिवरल different causes, deficiency of either cobalamin, vitamin B12 or folate, vitamin B9 are the two most common causes। इसी तरह से dehydrofolate reductase deficiency is another more uncommon cause। vitamin B12 and vitamin B9 play an essential role in the production of red blood cell। अब ये रेड ब्लड सेल अच्छे से हो, इसलिए विटामिन B12, विटामिन B9 सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल को प्रोडक्शन में काम देता है। दिस डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स व्हेन टिश्यू इज व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप। अब ये पांडु रोग का ही टाइप है, खून की कमी रहती है, लेकिन इसमें अति प्रवृत्ति संगोवा सिराणाम ग्रंथ्योपिवा विमाग्नम चेति स्त्रोतसम दुष्टि लक्षणम, इतने अति प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन वो बहुत विकृत स्वरूप में बड़े बड़े सेल बन रहे हैं, जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को नहीं है। हमको उससे क्या मतलब है, जब बड़ा सेल आ रहा है तो नॉर्मल साइज शेप में नहीं है तो हमको क्या मतलब है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो रहता है, उसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं, उसमें लार्ज आरबीसी रहता है। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है कितना बड़ा है, जाइंट मेटामाइलोसाइज इतना बड़ा रहता है, और डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैचुरेशन होता है, इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस, डिलेड सेल डिवीजन, एचबी सिंथेसिस इज नॉर्मल, लेकिन वो आरबीसी इतना बड़ा रहता है। तो हिमोसिस्टिन टू मिथियोनाइन, सिंथेसिस ऑफ थायमाइडिन और ट्राइफॉस्फेट, जो विटामिन B12 फॉलिक एसिड जो चाहिए, वो सब गड़बड़ाया है, नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो ये सारा की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं? वही सारे सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन इसकी चिकित्सा भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, आयशेन श्वास, थोड़ा भी चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे तो सांस फूलने लगता है। मसल्स को आरबीसी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मसल में वीकनेस आती है। एबनॉर्मल पिलनेस ऑफ द स्किन, स्किन में बेक वर्णता आती है, क्योंकि खून आरबीसी और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ग्लोस्टाइसिस, स्वोलन टंग, जो जीभ है वो पूरा सूजा हुआ रहेगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस होगा, डायरिया होगा, नौशिया होगा, अग्निमंदे रहेगा, आम बहुत ज्यादा है, फास्ट हार्ट बीट रहेगा, स्मूथ और टेंडर टंग रहेगा, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, वात का प्रकोप है, धातुशय है, तो यहाँ पे नमनेस आएगा, टिंगलिंग होगा, नमनेस इन द एक्सट्रीमिटीज, बाध्यता भी आएगी, और जैसे हस्तपद चिमचिमायन भी रहेगा, झंझनाहट भी रहेगा।
मतलब वहां पे ऐसे लगेगा चींटियां काट रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे रुक्षता बढ़ी है, मेन स्नेह की कमी है, स्त्रोतोरोध है, आम बहुत ज्यादा है। तो मॉडर्न साइंस ने तो इनको ये बता दिया कि बड़ा आरबीसी होता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो कफज पांडु, कफ जो रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है शरीर में। आम तो है ही, लेकिन कफज पांडु के सारे लक्षण जो हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में दिखते हैं। और आप लोग जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए, डॉक्टर साहब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो आप कफज पांडु के बारे में याद करिए। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, मतलब पढ़ा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से ध्यान में आएगा। मुझे मेरे जो गुरुजी लोगों ने जो बताया है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ऐसी चीजें आपको कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग नहीं बताएंगे। जो लोग प्रैक्टिशनर हैं वो लोग छुपा छुपा के रखते हैं कि मॉडर्न का ये बीमारी है तो इसको आयुर्वेद में कैसे ट्रीट करना चाहिए, कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन कफज पांडु जो रहता है उसके सारे सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। और इसका हेतु क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है कि विवृद्ध श्लेष्मलई श्लेष्मा पांडु रोगम च पुरोवत करोति गौरवम तंद्रा छर्दिम श्वेताव भासताम प्रसेकम लोम हर्षम च सादम मूर्छा भ्रमम क्लमम श्वासम कासम तथा आलस्यम अरुचिम वाक्य स्वरग्रहम शुक्ल मोक्षाक्षी वर्षत्वम कटुरुक्षोष्ण कामताम शवतो मारुस मधुरास्यत्वमिति पांडवामय कप्पात। चरक चिकित्सा स्थान 16वां चैप्टर जो है, जो पांडु चिकित्सा है, उसमें 21 से 23 नंबर का श्लोक में ये मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया का सारा चीज दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि चरक संहिता में जो लिखा है, चरकाचार्य जी को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया नहीं पता था, उन्होंने जो एनालिसिस किया वो अपने हिसाब से लिख दिया। अब मॉडर्न डॉक्टर्स इसको डीएनए सिंथेसिस का गड़बड़ी मानते हैं, विटामिन बी 12 का मानते हैं, ठीक है माने ना। हम लोग वात पित्त कफ के हिसाब से देखते हैं और हमारा परफेक्ट अचूक निदान रहा और अचूक चिकित्सा रहा, तो ये वो लोग ऊपर से विटामिन बी 12 का इंजेक्शन देते हैं, गोलियां देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं। तो क्या गारंटी है कि पेशेंट ठीक हो जाता है? लेकिन हमारी चिकित्सा से पेशेंट 100% ठीक होता है, क्योंकि हम मूल पे काम करते हैं, बेसिक चीजों पे काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं वो सुनिए। तो इसमें कफ प्रसेक शवतु तंत्रा आलस्याति गौर वही पांडु रोगी कफ शुक्ल स्वंग मूत्र नयन नयन ही। इसका मतलब है माधव निदान में पांडुरोग 6वां चैप्टर है, पांडुरोग का जो अध्याय है उसमें 6वां नंबर का श्लोक में सॉरी 6वां नंबर का जो श्लोक है उसमें ये बताया है कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या कफज पांडु में नख, नेत्र, मूत्र, त्वक सफेद वर्ण के होते हैं, पूरा सफेद सफेद हो जाएंगे, क्योंकि कफ है इसमें। कफ की वजह से ही लार्ज आरबीसी हो रहे हैं, है ना, वो नॉर्मल नहीं है। इसमें कफ के सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। फिर गौरव, पूरा शरीर में गुरुता रहेगी, तंद्रा रहेगा, ड्राउजीनेस, ऐसे नींद आने जैसा हमेशा लगेगा कि नींद आ रही है, लेकिन नींद भी नहीं है, वो तंद्रा अवस्था है। इसी तरह से उल्टी आएगा, कफ के सारे सिम्टम दिख रहे हैं। प्रसेक होगा, मुंह से लार बनेगा। लोम हर्ष, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अंग साथ, जैसे गीले कपड़े से लपेट दिया है और पूरा बॉडी जकड़ा हुआ है ऐसा लगेगा। मूर्छा आएगा, चक्कर आएगा, भ्रम आएगा, क्योंकि पांडु है, खून की कमी है, इंसान खड़ा होगा उठेगा बैठेगा तो उसको चक्कर आएगा। क्लम है, मतलब मानसिक थकावट रहेगी उसको, कोई काम नहीं किया लेकिन मन से थका हुआ रहेगा। श्वास रहेगा, कांस रहेगा, खांसी बहुत ज्यादा आएगी, कफ वाली खांसी आएगी। आलस्य रहेगा, अरुचि रहेगा, खाना खाने का इच्छा ही नहीं होता है, क्योंकि क्लेदक कफ इसमें बिगड़ा हुआ है, बोधक कफ बिगड़ा हुआ है, इसमें शरीर के तर्पक कफ बिगड़ा हुआ है, मतलब शरीर का हर तरह, श्लेषक कफ, अवलंबक कफ सब बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस्ड है, मतलब अति कफ की वृद्धि के सारे सिम्टम्स आएंगे गैलोब्लास्टिक अनीमिया में। आप लोग देखिएगा, जब भी मैं जो बता रहा हूं ना, ये मैंने बहुत अपने गुरुजी के लेक्चर सुने हैं, फिर पेशेंट देखे हैं, अपने 23 ईयर्स के प्रैक्टिस में मैंने पूरा एनालिसिस किया है, अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया और कफज पांडु एक ही है, लेकिन उन्होंने जो चश्मा लगा के देखा है इसको, वो अपने दृष्टिकोण से एलोपैथी के डॉक्टर्स देखते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक इस तरह से देखते हैं, और सारा चीज मैच होता है और रिजल्ट भी हमारे हिसाब से सही आता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आयुर्वेद की चिकित्सा से 100% ठीक हो जाता है। बस हमें मार्गदर्शन करने वाला अच्छा गुरु होना चाहिए, तब हर बीमारी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आलस्य होता है, वाक ग्रह, इंसान बोल नहीं पाता ठीक से, मधुरास्यता, मुंह में मीठापन होता है। इसी तरह से रोगी को क्या मन करता है, अब कफ बढ़ा हुआ है तो विपरीत गुण इच्छा,
विपरीत चीज खाने की इच्छा होती है। जैसे पेशेंट को बहुत तीखा खाने का मन करेगा, पेशेंट को बहुत गर्म चीजें खाने का मन करेगा, उष्ण वीर्यात्मक और गरम गरम चीजें भी, और रुक्ष पदार्थ खाने की इच्छा होगी कि कुछ चुरमुरा खा लें, कुछ चना खा लें, ड्राई चीजें खाने का मन करेगा, घी वगैरह नहीं, तेल नहीं पसंद उसको। ठीक है, तो ये कफज पांडु के सारे सिम्टम्स आते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें त्वचा, नख, नेत्र पांडु वर्ण के हो जाते हैं, निस्तेजपना आ जाता है, कांतिहीन होता है। इसके साथ में कान से आवाज आती है, कर्ण श्वेड जो बोलते हैं, अग्नि मान देता है क्योंकि क्लेदक कफ बिगड़ा हुआ है, कफ बिगड़ा हुआ है पूरा। क्लेदक कफ ही मेन कफ है, जैसे पित्तों में पाचक पित्त मेन होता है, उसी तरह से क्लेदक कफ सबसे मेन होता है जो शरीर में सारे कफों का पूर्ति करता है, नरिशमेंट करता है। तो दुर्बलता है, अंग साध है, अन्न में द्वेष है, पिंड को द्वेष्टन है, कटी शक्ति पाद में वेदना है, ग्लानि है, अल्प श्रम से भी श्वास लग रहा है, फिर बाल झड़ रहे हैं, हृदय स्पंदन हो रहा है, कभी हार्ट का आकार बढ़ जाता है, कार्डियोमेगैली हो जाता है, अक्षिकूट शोथ, आंखों के ऊपर चारों ओर ना स्वेलिंग आ जाता है, और बहुत पेशेंट परेशान रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। फिर ज्यादा बोलना उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको नींद आती है, थकावट, आलस्य रहता है बहुत ज्यादा, और उसको ठंडी चीजें नहीं चाहिए, उसको आइसक्रीम देंगे नहीं खाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स देंगे नहीं खाएगा, ठंडा पानी नहीं चाहिए, उसको गर्म चीजें चाहिए क्योंकि कफ का प्रकोप हुआ है यहाँ पर। उसी तरह से इसमें पांडुता रहेगी, उसमें अक्षिकूट शोथ रहे। ये पित्त प्रधान व्याधि है, लेकिन इसमें कफ का अनुबंध है, तो कफ के वजह से इसको अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। अब आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं चिकित्सा बताता हूँ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की चिकित्सा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी वैद्य लोग अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर पाए तो मेरा जो मेहनत है कि मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो मेरा सफल हो जाएगा। अब आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? पल्लवी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी, या वीना मैम कुछ बोलना चाहेंगी? आप कुछ बोलिए, शर्माइए मत। अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट देखे हैं क्या? अनम्यूट जी कर प्रणाम पाओ? सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप इतना ब्यूटीफुली तरह से आप मॉडर्न और आयुर्वेद को एक दूसरे से कोरिलेट कर देते हैं। एक्चुअली देखने के लिए तो हम लोग बहुत तरह के पेशेंट देखते हैं, लेकिन इस तरह से हम मॉडर्न को आयुर्वेद के चश्मे से देखना, ये सब तो रियल में बताते हैं कि ये सब हम लोग के कंसेप्ट से बाहर की बात रहती है। लेकिन जब आप बताते हैं तो लगता है कि अब ये सब चीज भी कर सकते हैं। और 4 दिन से जो एनीमिया का चल रहा है हम लोग का, वो बहुत बढ़िया है सर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंकफुल बोलूंगा। और ये जो जितने भी चीज आपने बताया सर, ये सब तो आता ही रहता है। और जैसे हम लोग अभी एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं कई दिन से, हेमोरेजिक एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, पैन एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब जो भी पढ़े हैं, तो ये जो एनीमिया है, ये पेशेंट तो आते हैं देखने में और वो अपना रिपोर्ट सब लेके आते हैं। लेकिन हम लोग ये इस तरह से कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि हाँ, इसको आयुर्वेद से कैसे समझना चाहिए। मोस्टली ऑलमोस्ट जैसे मैं करता हूँ, मेरे अंदर इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि इसको हम कफज पांडु का चिकित्सा करें। ऑलमोस्ट वही सब दबा देते थे जो है, और शायद इसीलिए मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा था इस तरह के। तो बहुत अच्छा बता रहे हैं सर। प्लीज बताइए कि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो और पेशेंट को हम लोग ठीक करेंगे। जी सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैं बताता हूँ। और कोई बताना चाहते हैं? महेंद्र सर, वीना मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? तो इसमें जो B12 की और इसकी आयरन की कमी होती है, उसमें अपन गोमूत्र हरित की देते हैं साथ में, और नवाज नवाज जो लोह होता है उसको देते हैं, और संग में शिलाजित आदि लोह वगैरह इस तरह का कोई रसायन का द्रव्य देते हैं, तो उससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा इसको कफज पांडु मान सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनकी पूर्ति करने के लिए भाई इसको विटामिन B12 की पूर्ति किस तरह से और दीपन पाचन भी साथ में हो, तो उसके हिसाब से हम एक तो नवाज नवाज मुझे लोगों ये को। कहना है कि आप विटामिन B12 तो दे देंगे, फॉलिक एसिड तो दे देंगे, लेकिन जो कफ के वजह से आवरण है, स्त्रोतोरोध है, उसके लिए क्या करेंगे? वो तो सर वो आप देंगे फिर से वो वही स्टेज में आ जाता है, उसके लिए क्या है? आपके हिसाब से गोमूत्र हरित की जो है वो इसमें काम करेगा सर, इसीलिए वो काम करता है शायद उसमें। क्योंकि शोधन हम करते हैं, कफ को शमन करते हैं, कफ जब तक नहीं ठीक होगा वो, मॉडर्न डॉक्टर इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होते।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कभी क्योर नहीं होता है एलोपैथी में, ये बात है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। आप और गोमूत्र रेती सही बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए कभी भी मॉडर्न डॉक्टर कभी भी नहीं इसको ठीक करने का दावा करेंगे, वो कोई तो नहीं। इंजेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, इंजेक्ट करते हैं विटामिन D12 का इंजेक्शन, वो यही करते हैं, उनके पास यही है। लेकिन हाँ। मैं जो बताता हूँ, मैं जनरली यही देता था, लेकिन कभी इसको कफज पांडु के हिसाब से नहीं सोचा। मैंने सोचा इसको विटामिन B12 कमी है, गोमूत्र हल्दी दे दो जो साफ विरेचन कर देगा, और विरेचन के बाद में फिर उसको सलाजत्वादी लो और नवायस लो, इस तरह का इनको देके, और ये पेशेंट सही हो जाते हैं। आरोग्यवर्धनी वगैरह दे दो साथ में, दो तो नहीं, इनसे करीब करीब पेशेंट सही हो जाता है। उसको अपन रसायन का प्रयोग कराते हैं फिर मैक्सिमम। हाँ, यही तो खास बात है कि अपने गुरु के पास से मैंने ये चीजें सीखी है, तो यही तो मजा आता है, फिर चिकित्सा भी सफल होती है हमारी। चलिए, आप भी करने वाले हैं, सब ऐसे सोचेंगे देखेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप जो चिकित्सा करेंगे ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की, आपका पूरा नाम हो जाएगा, आप जहां पर भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ अलग ज्ञान है जो दूसरे डॉक्टर लोग के पास नहीं है। चलिए वीना मैम, आप कुछ बोलिए इस पर, जो भी सर बोलना है। अभी एक सर ने अभी बोल दिया ना कि ट्रीट तो करते हैं हम हमेशा एनीमिया, मगर ये कंसेप्ट मेरे पास भी नहीं है सर। बैलेंस दोनों का करके, मॉडर्न का और आयुर्वेद का, आप जो ये बताते हैं ये बहुत स्पेशल है। ऐसा व्यू देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा। आप जो सिखाते हैं ना, तो उससे हमारी प्रैक्टिस आपसे ज्यादा है, मगर ये नजरिया मेरे पास तो नहीं है। आप जो दे रहे हैं बहुत अमूल्य विचार दे रहे हैं सर। हमारे बुद्धि को ऐसा विचार करने का एक आदत सी आपसे मिल रही है मुझे तो। मैं तो वमन तो डर डर लगता है इस लोगों में वमन देने के लिए। कफ प्रधानता है ये मालूम पड़ता है, मगर इसका नाम जो है, इसका बारह है मेगालोप्लास्टिक एनीमिया, यही है, ये नहीं मालूम था मुझे। कफज तो हमेशा पेशेंट दिखते हैं कफज अंडू के, क्योंकि श्वेतवर्णत्व नख नेत्र को दिखता है, मगर ये विचार कभी भी मैंने नहीं किया जो आप अभी सिखा रहे हैं। हाँ। इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा पुनर्नवा का ज्यादा उपयोग करती हूँ सर, कि शोथ है, अक्षिपुट शोथ है, या पुनर्नवा उसके साथ मंडूर, पुनर्नवादी मंडूर, ये टैबलेट मैं इन लोगों को ज्यादा यूज करती हूँ। बाकी का विरेचन देती हूँ रोज का रोज, और विडंग देती हूँ ही मैं, और ताप्यादी सुवर्ण माक्षिक यही देती हूँ। मगर क्या डिसकंटिन्यू भी हो जाते हैं पेशेंट आयुर्वेद के पास। ये हमारी बहुत शोकांतिका है हमारी, मेरे तो प्रैक्टिस में, कि क्योंकि पेशेंट। क्योंकि क्या होता है ना कि हम हाँ मॉडर्न डॉक्टर्स को ही फॉलो करते हैं, वो विटामिन B12 दे रहे हैं, फॉलिक एसिड दे रहे हैं, यहाँ जीपी लोग वही चीज देते हैं। आप में क्या खास है कि क्यों पेशेंट आपके पास है, आपका नहीं सर, मैं डायग्नोसिस तो क्या है? कभी भी एलोपैथी का विचार ही नहीं करती, मैं वो आयुर्वेद। ठीक है, हाँ लेकिन हाँ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और कफज पांडु, ये हाँ अगर देखें तो फिर हाँ। पेशेंट कर अब समझ आता है कि अरे ये था, इसीलिए ऐसा चिकित्सा देना है, ऐसा मैं। अच्छा हाँ। चलिए, अच्छा, थैंक यू और सर। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सुरेंद्र शर्मा जी, अब चिकित्सा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चिकित्सा सुनते जाएंगे तो सुनते रहने का मन करेगा, फिर पेशेंट ठीक करेंगे ना तो इतना मजा आता है ना। पेशेंट को फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती ही नहीं है, फॉलिक एसिड की जरूरत ही नहीं पड़ती, परमानेंट ठीक हो जाता है ना। तो कोई और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, फिर मैं चिकित्सा बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, कुछ बोलिए आप। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। हेलो जी, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। जो मैं पीछे थी, तो ऐसे ही कहते हैं, तो आप ऐसे सब सीख रहा हूँ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। जी सर, मैं एक्चुअली क्या रास्ते में हूँ, इस वजह से नहीं आवाज आ रही होगी सर। अभी आ रही है, हाँ बताइए। जी सर, आपने जो बता दिया सर वो सबसे ज्यादा परफेक्ट है। मैं तो सर आपको सुनता हूँ, तो उसको फॉलो करता हूँ, धीरे धीरे अपनी जो प्रैक्टिस है उसको ग्रो कर पूरा हाँ सुनता रहता हूँ सर। आप हाँ। लेक्चर में सुनता हूँ, बस तो मुझे सर सुनने से ही आपके काफी पास कुछ मिल जाता है। जब भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट आएंगे, आप उसको जी कफज पांडु का पढ़ के बार बार पढ़िए, कफज पांडु,
और तब सिम्टम्स देखिए, आपको फिर मजा आएगा। इतना जी इंटरेस्टिंग है, सर जी मजेदार है ये सारा चीज। तो जी जी इसमें जी चिकित्सा क्या बताया है, पांडु रोग में चिकित्सा में बोला है बातिके स्नेह भूयिष्ठम पैत्तिके तिक्त शीतलम श्लेष्मिके कटु तीक्ष्णोष्णम विमिष्टम सन्निपातिके। मतलब श्लेष्मिक जब पांडु होता है, मतलब कफजन्य पांडु होता है, तो कटु और तिक्त रस वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, लौह कल्पों का प्रयोग करना चाहिए, शिलाजितों का उपयोग करना चाहिए, पुनर्नवा मंडूर मंडूर वटक लोहासव लोह परपट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चिकित्सा बताता हूँ। तो पांडु कफज पांडु के रोगी है, तो उसको तो आयुर्वेद के हिसाब से एलोपैथी में क्योर नहीं है। वो ट्रीटमेंट देते हैं, फॉलिक एसिड बढ़ा देते हैं, विटामिन B12 बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर से उसका कम हो जाता है, तो वो कंटिन्यू लेने को बोलते हैं लाइफ लॉन्ग। लेकिन उसका परमानेंट इलाज एलोपैथी में नहीं है। आयुर्वेद में क्या बताया है कि पांडु के रोगी जो है, कफज पांडु के रोगी है, उसको साध्य समझना है। पहले तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि ये साध्य है, हम ठीक करेंगे। और उसके बाद में स्नेहन करने के बाद वमन, क्योंकि यहाँ पे पांडु जो व्याधि है उसमें स्नेहांश की कमी है, क्योंकि मूल व्याधि पित्त बढ़ने की वजह से है, और पित्त से स्वेदन होता है, और स्नेहांश की कमी है, ओज का क्षय है, रक्त का क्षय, रक्त का क्षय है, धात्वग्नि का मंदता है, वात का प्रकोप है, और कफ का अनुबंध है, क्योंकि कफकर आहार विहार का भी सेवन हो रहा है इसमें। कफकर आहार विहार का मतलब क्या हो गया कि वो दही खा रहे हैं, पेशेंट पांडु है तब भी दही खा रहे हैं, उसके बाद में वो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फिर दिन में सो रहे हैं, फिर मिल्क शेक पी रहे हैं, फिर उसके बाद में सैलेड खा रहे हैं दही डाल के। ऐसे बहुत सारी चीजें जो कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, तो कफ का अनुबंध है इसमें। तो इसीलिए कफ को निकालना सबसे जरूरी है। इसलिए स्नेहन करके फिर वमन कराना है, बिना स्नेहन के वमन नहीं कराना है, स्नेहन करा के वमन कराना है, फिर विरेचन कराना है। फिर उसके बाद में संशोधन पूरा अच्छे से हो गया, फिर इसमें प्रचुर मात्रा में मीठा रस वाला चीज, क्योंकि खून की कमी है, तो यहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति है। तो जैसे शतावरी घृत दे दिया आपने, अश्वगंधा घृत दे दिया, जो मधुर रसात्मक द्रव्य वो दे, और हरित की देना चाहिए। अगर हरित की और लौह भस्म का प्रयोग करना है, या हल्दी को विधिवत सिद्ध करके घृत पान कराना है। हल्दी को देने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फायदा होता है। इसी तरह से लोद्र के कल्क में त्रिफला घृत का पीने के लिए देना है, या फिर विरेचन द्रव्यों के साथ सिद्ध घृत का पान कराना है, जैसे त्रिविध घृत वगैरह दे दिया, दंती मूल का घृत दे दिया, विरेचन कराना है। उसके बाद में इसमें कफज पांडु में कटु रुक्ष और उष्ण विधि का प्रयोग करना है। अब कफज पांडु रोग में द्विपंचमूल का क्वाथ, जो दशमूल रहता है, उसका काढ़ा पीने के लिए देना है, उसमें शुंठी डाल के देना है। तो दशमूल मालूम है आपको, बेल है, बेल फल या बेल का मूल है, गंभारी का मूल है, सोना पाठा का मूल है, अरणी है, फिर पाढ़ल है, सरीवन है, पिठवन है, मतलब शालीपर्णी कृष्णीपर्णी है, फिर कंटकारी है, बृहति है, और गोक्षुर है। इसका काढ़ा दशमूल में जो रहता है उसको पिलाना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर फल त्रिकादि क्वाथ, फल त्रिकादि क्वाथ में क्या है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की सबसे अच्छी दवाई फल त्रिकादि क्वाथ। इसमें त्रिफला लेना है, हरित की, विभूति की, आम्ल की, गुडुचि, वासा, कुटकी, चिरायता, नीम की छाल सम भाग में लेके इसको काढ़ा बना के और शहद डालकर पीने के लिए देने से पूरी तरह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है 100%। ऊपर से विटामिन B12 और फॉलिक एसिड लेने की जरूरत ही नहीं है, आप ये करें फल त्रिकादि क्वाथ। इसी तरह से पुनर्नवादी क्वाथ, पुनर्नवादी क्वाथ में पुनर्नवा, नीम की छाल, परवल का पत्ता, सोंठ, कुटकी, गुड़ुची, दारू हरिद्रा और हरित की समान भाग लेकर उसका काढ़ा बनाने के लिए देना है, पुनर्नवादी क्वाथ। इसी तरह से नवायस चूर्ण, नवायस चूर्ण जो है या नवायस लौह है, उसमें क्या है तो त्रिउष्ण है, शुंठ मरीच पिपली, क्योंकि कफ की बीमारी है, हमें नवायस लौह में जो त्रिकटु है उसका प्रयोग करना है। त्रिफला, मुस्ता, वायवडंग, चित्रक, ये एक एक भाग का चूर्ण लेना है, और लौह जो है वो 9 भाग मिलाना है। इसलिए नवायस लौह 9 भाग लौह चूर्ण है, सभी के समान मात्रा में लेके उनका जो 9 भाग होगा वो लौह बस में डालना है। तो यह मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की सबसे अच्छी दवाई है। इसके बाद और जो एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है, डिलेड सेल डिवीजन हो रहा है, एचबी सिंथेसिस नहीं हो रहा है, प्रकर्सर सेल्स में ये है वो है, तो वो सब स्त्रोतोरोध है कफ की वजह से और आम की वजह से। इसलिए हम लोग शोधन कर रहे हैं, संसर्जन क्रम कर रहे हैं, अग्नि को बढ़ा रहे हैं, धात्वग्नि को, भूताग्नि को बढ़ा रहे हैं, और तब हम ये सारी मेडिसिन दे रहे हैं, पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाता है। इसी तरह से इसमें और क्या क्या बताया, तो
एक मिनट के मंडूर वज्र वटक करके बताया है, वो बहुत अच्छा काम करता है। और मधु मंडूर बताया है, और मंडूराद्य रिष्ट बताया है। और मतलब मेरे सर के नोट से मैं बता रहा हूँ। और इसमें क्या बताया, व्योषादि चूर्ण है, लोह चूर्णादि चूर्ण है, फिर इसमें एलादि चूर्ण है, हल्दी का चूर्ण को तक्र के साथ सेवन करना है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। धात्र्यादि लौह जो है, धात्री लौह, वो बहुत अच्छा काम करता है। और गुडुचि सिद्ध घृत देने से फायदा होता है। और व्योषादि घृत, फिर अवलेह फॉर्म में आम्लक्य अवलेह देने से फायदा होता है। त्रिफलाद्य अवलेह, उसी तरह से इसमें त्रैलोक के नाथ रस। और मतलब सिंपल दवाइयां भी है, लेकिन कफ की चिकित्सा पहले करके कटु और उष्ण और तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग है। फल त्रिकादि सबसे अच्छा है। और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के लिए क्या बताया, पथ्य में कि जौ, गेहूं, और जो ये रहता है मांसरस, जांगल पशुओं का मांसरस, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, ये खाने के लिए देना है। अपथ्य में धूप में ज्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि पित्त प्रकोप होगा। धूप में नहीं, अग्नि के पास नहीं बैठना है, बहुत मेहनत का काम नहीं करना है। पित्त वर्धक अन्नपान नहीं करना है, कफ वर्धक अन्नपान नहीं करना है, अति मैथुन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, बहुत ज्यादा चलना फिरना नहीं है, रेस्ट करना है। ये जब हम लोग करते हैं ना, तो 100% फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग का क्या कहना है इस पर। गोमूत्र हरितकी जो बताया है वो सही बताया है। गोमूत्र हरितकी से 100% फायदा होता है। गोमूत्र हरितकी जो है वो ना विरेचन कर देता है, कफ को निकाल देता है, क्योंकि उसमें क्षार होता है। चलिए, डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया पे। महेंद्र सर कुछ बोलना चाहेंगे, रोहतास सिंह जी कुछ बोलना चाहेंगे, प्रीति मैम, महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। त्रिफला रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं अपन। हाँ, त्रिफला रसायन भी बराबर बताएं। और मैं बताता हूँ, इसमें हमें योगराज चूर्ण जो है वो दे सकते हैं, भृंगराज का चूर्ण दे सकते हैं। और घृत कल्पना में दाढ़ी मध्य घृत, महातिक्त घृत, क्योंकि तिक्त रस की जरूरत है, स्नेहन भी चाहिए, महातिक्त घृत दे सकते हैं। फिर उसके बाद में कुमारी आसव, गुड़ पिप्पली लेहम, बहुत अच्छा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में का। गुड़ पिप्पली इसलिए बताया है क्योंकि गुड़ में खुद ही आयरन रहता है, और पिप्पली जो होता है वह कफ का शमन करता है, रसायन है, दातवग्नि को बढ़ा देता है। इसी तरह से इसमें कांत लौह का प्रयोग, ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। द्राक्षादि कषायम, मृद्विकादि कषायम, फिर पारिभद्र कषायम, दाड़िम का स्वरस, भृंगराज चूर्ण, शरपुंखा बिल्वादि लेहम, दाड़िमादि घृत, फिर तारा मंडूर, ये सब देते। पुनर्नवादि कषाय, दशमूल कषाय, भूनिम्ब चूर्ण, त्रिवित लेहम से विरेचन कराते हैं हम लोग। दशमूल हरित की, गोमूत्र हरित की, दशमूल हरित की भी बहुत अच्छा काम करता है। और दशमूल बोला ही है, स्पेशल बोला है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की चिकित्सा में। गोमूत्र हरित की, लोहासव, कुमारी आसव, हार्ट का पल्पिटेशन है तो अर्जुना रिस्ट, गोमूत्र अर्क देते हैं। व्योषादि तक्रम, तक्र में व्योष डाल के देते हैं। भृंगराज चूर्ण, द्राक्षादि रसायन, महातिक्त घृतम, फिर पुनर्नवा मंडूरम, व्योषादि तक्रम, पुनर्नवा तक्रम, मतलब तक्र में पुनर्नवा मंडूर मिक्स करके वो पीने के लिए दें, या पुनर्नवा अष्टक क्वाथ के साथ तक्र मिक्स करके वो पीने के लिए दें, बहुत ही बढ़िया काम होता है। चलिए, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं, बोलिए। इस जो सर, मैं, हाँ सर ने बोलिए। अभी 4-5 दिन पहले एक नुस्खा बताया था विटामिन B12 का, मैंने वो किया तो नहीं, लेकिन हाँ आपसे पूछा वो सही है कि नहीं। उसने उन्होंने कहा कि भात बनाओ आप चावल का, और हाँ चावल का भात बना के उसमें दही डालो, और दही डाल के उसको 2-3 घंटे के लिए रख दो, हाँ और 2-3 घंटे के बाद उसको खाओ, हाँ। तो उससे विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। अब आप बताओ ये इसमें कहीं और कोई रहस्य है या फिर इस तरह से ही सही है ये। अभी वो करना पड़ेगा, वो सर एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे सर। वो ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो क्लासिकल मेथड से बता रहा हूँ कि कफ को तो निकालने। आपका तो सही है, लेकिन वो उन्होंने एक चैप्टर में चल चलते इस तरह का बताया था, जो मैंने फिर वो नोट भी किया था, पर मैंने फिर किसी को भी दिया नहीं। मैंने कि हो सकता है उस तरह से उसमें अम्लता आ गई और उस तरह से उसमें फर्मेंटेशन सा हो जाता है कि खट्टा हो जाता है, बस 2-3 घंटे के बाद किया था मैंने उस हाँ, तरह का। लेकिन उसका कभी प्रयोग इस तरह से मैक्सिमम नहीं किया। इसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है, या इसमें कहीं और कोई तो रहस्य है करके अंदर। देखना चाहिए ना, करके देखना चाहिए। वो सर को फायदा हुआ है तो सर बता रहे हैं, वो करके देखना चाहिए। हाँ सर बोलिए।
टीना मैम बोलिए। डायग्नोसिस क्या अलग प्रकारे होता है किस बारे में? मेगालोप्लास्टिक एनीमिया? तो इसके सिम्टम सारे कफज पांडु के दिखते हैं ना, मैं ये बताया ना, ने जैसे गौरव है, छर्दी है उर्मिला से। पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या है? टेस्ट टेस्ट, पैथोलॉजी। हाँ। उसमें विटामिन B12 की कमी आती है, फॉलिक एसिड की कमी आती है, यही सब रहता है। अच्छा। हाँ, जो भी टेस्ट कराते हैं उसमें पता चलता है ना, विटामिन B12 चेक कराइए, वो कम आता है ब्लड में, फॉलिक एसिड की कमी आती है, उससे डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन जब चिकित्सा करते हैं उसमें HB लेवल कम रहता है। जब और फिर RBC अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो RBC बड़ा बड़ा रहेगा, बड़ा बड़ा, जितना नॉर्मल है उससे ऊपर। अभी ये देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है, जो ब्लू कलर का है वो RBC है, उसके ऊपर क्या है, तो कफ है। तो वो देखने वाले क्या बोलेगा कि RBC का साइज बढ़ गया, माइक्रोसाइट, लेकिन ये कफ का आवरण है, कफ ऊपर है। सर उनका हेमोग्लोबिन ठीक आता है और विटामिन B12 उनका डाउन आता है, इस तरह के पेशेंट मिलते हैं अधिकांश से ये लोग। जी, मतलब हेमोग्लोबिन सही आएगा उनका। हीमोग्लोबिन और सही है लेकिन RBC बड़ा है। हाँ, आरबीसी की साइज बढ़ जाती है। तो वो बढ़ी नहीं है, आप डायग्राम में देखिए कफ बड़ा हुआ है, कफ का वो है। आप उसके हिसाब से, लेकिन वो उसमें जो देखते हैं वो आरबीसी की जो साइज है वो बड़ी बड़ी आती है उसमें। हाँ। जब वो उसकी सीबीसी की रिपोर्ट देते हैं तो हम्म। उसमें साइज में बड़ा हुआ दिखाते हैं उसको। हाँ, तो सोचिए कफ कितना सूक्ष्म लेवल तक वहां पे वो कर रहा है, तकलीफ दे रहा और है। हेमोग्लोबिन उसका नॉर्मल नॉर्मल बोलता है हाँ, और तो विटामिन इसमें B12 डाउन बोलता है, इस तरह की रिपोर्ट आती है वो। बराबर, तो इसमें ना हमें चिकित्सा में तिक्त रस का प्रयोग करना है, कटु रस का प्रयोग करना है, अग्नि का दीपन करना है, स्त्रोतस का शोधन करना है, फिर रक्त का वर्धन करना है और रसायन का प्रयोग करना है। तो हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो नवायस लौ देते हैं, मंडूर वटकम देते हैं, शिलाजत्वादि लौह देते हैं, गुड़ पिप्पली देते हैं, चिंचादि लेहम देते हैं, द्राक्षादि लेहम, दंती हरित की अवलेहम, द्राक्षारेश, धात्र्यारेश, कुमार यासव, लोहासव, भृंग राजासव, पुनर्नवासवम, काशीस भस्म, लौह भस्म, मंडूर भस्म। हम चिकित्सा क्या दे रहे हैं, कफ को निकालने वाला, और हम RBC अच्छा बने उसके लिए दे रहे हैं। और पुनर्नवाष्टक क्वाथ, दशमूल क्वाथ, फिर अर्ध बिल्व क्वाथ, फिर सुकुमार कषाय, धन्वंतर गुलिका, ब्रह्म रसायन, अर्जुनारेश, दशमूलारेश, पटोल मूलादि कषाय, निम्न त्वगादि कषाय, पटोल कटुरोहिण्यादि कषाय, वासा गुड़ुच्यादि कषाय। ये सब हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें कफ को निकालना है, रास्ता निकल जाएगा कफ, कफ बैलेंस हो गया कि सारा चीज ठीक। अब जो विटामिन B12 का सप्लीमेंट हम लोग ढूंढ रहे हैं आयुर्वेद वाले, तो वो जो सर ने बताया, हमारे सर ने बताया कि दही और चावल का पानी डाल के रख के वो पिलाएं, वो तो ऊपर से हो गया ना, जो डेफिशिएंसी के लिए है। लेकिन अगर हमने स्त्रोतोरोध ठीक कर दिया, बॉडी खुद ही बनाएगा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, खुद खाने से बन जाएगा, तो सब अच्छा हो जाएगा। ये मेरा मानना है ये ना। चीज और सब जैसे धनिया, हाँ। सौंफ, हाँ। उसका पेंट बना के शाम को भिगो दो और सुबह उसको मसल के और उसमें सौंठ का चूर्ण डाल के उसको हाँ लेते हैं, उससे भी बहुत आराम मिलता है इसमें। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आयुष दर्पण के चिकित्सक लोग हैं, इंडिया के सबसे बेस्ट चिकित्सक लोग हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक के। तो आप लोग ऐसे पेशेंट देखिए, डायग्नोसिस करिए, आप लोगों को क्या अनुभव आ रहा है वो हमें शेयर करिए। चलिए, और रोहतास सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सोनावने सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर अभय मेरा सर। अपना ट्रीटमेंट चालू किया तब तो मेरा B12 कम दिखा रहा था, ये वो अभी अच्छा, ठीक है। अभी कितना है आपका सर? वो अभी कुछ तो भी नॉर्मल आया है वो, नहीं तो वो बहुत डिस्टर्ब रहता था। पहले आपने क्योंकि सर वमन नहीं किया था ना सर, वमन करने के बाद कफ निकला, आपको याद नहीं, मुझे याद है जब आपका उल्टी हो रहा था। और वो उसके वजह से मेरा कार्डियक का भी आज मैं ये किया तो उसमें भी अच्छा रहा है। ये हाँ, हमारे यानी माइट्रल वॉल का भी का अच्छा हो गया वही बहुत ना, सारी। कफ का आवरण स्त्रोत ठीक हो गया आपका। जी सर। क्योंकि माइट्रल वॉल भी वो फंक्शनिंग अभी हो रखा है, प्रोसेस में पकड़े हैं तो वो भी अच्छा हो हाँ वही तो सर, गया। हाँ इसीलिए तो हमारा शरीर का शुद्धि होना जरूरी है, स्त्रोतरोध दूर होना जरूरी है, अग्नि बढ़ना जरूरी है, फिर सारा चीज ठीक हो जाता है। आप आयुर्वेद। हाँ बोल जी, दिया बोलिए बोल मैम। हाँ, आपने बोल दिया कि फलत्रिकादि क्वाथ ये प्रमुख चिकित्सा है।
तो फलत्रिकादि यकृत पर ही, लिवर पर ही काम करता है ना कर दीजिए ना, वहां पे हाँ यकृत प्लिया है, रक्तवस्त्रोतस का मूल स्थान है, हाँ हमने मूल मूल स्थान स्थान को साफ सफाई कर दिया। वहां पे अच्छा पित्त का जो अवरोध है, पित्त नहीं निकल रहा था, या हाँ वहां स्त्रोतरोध है, या फिर यकृत जो पित्त निकल रहे वो अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो हमने मूल स्थान को अच्छा किया, अपने आप रक्त बनेगा, रंजक पित्त का कार्य अच्छा होगा। अच्छा हाँ जी। उसमें त्रिफला है सर, वो त्रिदोष सामक भी होगा, और उसमें कुटकी चिरायत है, इसलिए वो लिवर पर भी और काम उसका करेगा। शायर रसात्मक है, पित्त का शमन भी करता है। हाँ, घृणी पे भी काम करेगा वो। हाँ और जो अपन क्या विरेचन से होता ही है, स्वाभाविक बात है, उसको देते हैं क्वाथ को जब। हाँ। अभी ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया है ना, इसमें लार्ज आरबीसी होता है, एक होता है परनीशियस एनीमिया, जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है और वो विटामिन B12 को खाने से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मतलब हम जो अन्न ले रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। उस पे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, परनीशियस एनीमिया की क्या चिकित्सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिकल सन भी लीजिए ना सर, सिकल सेल भी सिकल लेंगे, सन हिमोलिटिक भी लेंगे, सब लेंगे हम, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये वातज में आते हैं, पित्तज में आते हैं, कफज में आते हैं जब ये क्लियर होगा ना, बहुत मजा आता है ट्रीटमेंट करने में, बहुत मजा, सच में बहुत मजा आता है। इसके लिए तो आप एक बार यदि सभी जो अपने ग्रंथ के जो रोग हैं उसके हिसाब से बात पित्त कफ को यदि आप एक डायग्नोसिस करके सबको दिखा दो, तो इससे बहुत कुछ फायदा हो जाए। हाँ कि उसके फिर अपन उसको जो ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से अपन अपन की जो सोच है वो एकदम चेंज हो जाएगी। हाँ सही अब बताया। पांडु को केवल अपन पांडु ही मान के ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी का इस तरह का इसमें इसमें मॉडर्न से इस तरह को इसको संबंध इसका जोड़ सकते हैं। ये कभी हमारे दिमाग में या हाँ ये था इसके विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है, इसको इस तरह से इसको देना चाहिए। जैसे बता सलाह इत्यादि लो देते हैं अपन, और भी कुछ उनको उस तरह से टॉनिक वगैरह रसायन वगैरह प्रयोग करके देते हैं। तो उसके हिसाब से अपन दोनों तरह को संबंध बना के लेके चलते हैं कि भाई ये एलोपैथिक का भी चला है, आयुर्वेदिक का भी चला है, और दोनों काम हो जाए। और सर लेकिन मैं ये सच बात बता रहा हूँ, ये जो मैंने कफज पांडु का चिकित्सा बताया ना, इसको देने से सच में ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, आरबीसी बढ़े हुए हैं नहीं ना, तो ये अब सब आराम सच से में रहा है, अच्छे वो होते हैं। दिमाग में पूरी तरह उसका अपना क्लियर हो गया ना, वो सारी चीज अपन जो देते हैं उससे आराम मिलता है, और इसका कारण वहां है ये। अपन हाँ इसको सोचा नहीं इसको कि अपन कफज पांडु का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपन सोचे केवल अपन जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी है उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, वहां पे ये चीजें बताई नहीं जाती कॉलेजेस में, या जो लोगों को मालूम है वो शेयर नहीं करना चाहते, कि केवल हमें अपन मालूम होना चाहिए, दूसरों को नहीं मालूम होना चाहिए, वो गलत है। बाद में ट्रीटमेंट करते हैं जब पेशेंट की अग्नि वगैरह सही होती है, उसके बाद में लास्ट में उसको द्राक्षावली वगैरह या च्यवनप्राश या ये केसरी जीवन इस तरह का फिर उसको कोई रसायन योग अपन चालू कर देते हैं। और तो उससे मेन बात क्या रहता है ना सर, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं हम पे प्रेशर रहता है, पेशेंट बोलते हैं कि आप जल्दी रिजल्ट दो, जल्दी रिजल्ट दो, तो हम क्या मॉडर्न की तरफ ही भागते हैं कि शॉर्टकट हम कुछ तो कर दें, तो हम लॉ भस्म देंगे, ये देंगे वो। लेकिन जब बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम रहता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहता है हमारा, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से इलाज करेंगे, इस तरह से फिर रिजल्ट देंगे, तब पेशेंट को हम पे भरोसा होता है, फिर ये हम पे बात प्रेशर रहता है। ये बात तो बिल्कुल नहीं है सर कि ये अपना रिजल्ट नहीं मिलता। अपन यदि बेसिक को लेके चले, पहले पहले उसका दीपन पाचन करके अनुलोमन करें, पेशेंट को आराम तो उसी दिन मिल जाता है, तीसरे दिन पेशेंट ठीक है, कहेगा मुझे रहता है। वो आपका बात सही है, दीपन पाचन अनुलोमन करना है, लेकिन ये भी चीजें बहुत बेसिक है बीमारी को समझना, कफज पांडु है ये। बस ये है सबसे बड़ी चीज तो, हाँ कि आगे अपन को उसके हिसाब से चलना है, कपच पांडु के हिसाब से, वो आगे की व्यवस्था है। हाँ ठीक है सर। ये मैं अपने सर के पास गया तो मैंने ये सीखा अपने सर से, ये चीजें, इसलिए मुझे मेरे वो गुरु हैं, मैं ये जब सीखा हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर लोग हैं, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, हम लोग और बीमारियों पे चर्चा करेंगे, सारे मॉडर्न के डिजीज को आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे और फिर चिकित्सा में सफल होंगे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, अब 9 बजे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।